Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am C. Harshita presenting class 11th revision series. So this is part 2 of chapter number 18 and 19 which is financial statements. मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट्स कवर करा दी हैं पार्ट नंबर 1 में, पहले वो देख लेना और पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. एडजस्टमेंट्स के बाद जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स. देखिए ये रहे नोट्स हमारे, चलिए शुरू करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम से मतलब होता है या तो वो होंगे खर्चे या फिर होगा वो इनकम. ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड. वो खर्चे जिनका बेनिफिट हम एक साल में क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा यूज कर लेंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे. एग्जाम्पल क्या है, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमेशा एक साल का होता है. परचेजेस एक साल की देखते हैं. रेंट भी हम एक साल का देखते हैं, उसी टाइम रेंट पे लेते हैं, उसी टाइम उसे यूज कर लेते हैं. पावर एंड फ्यूल भी साथ के साथ यूज हो जाता है. सैलरीज भी क्या होती है, मंथ टू मंथ आप एम्प्लॉयज को दे देते हो. तो ये सारे खर्चे वो हैं जिनका अकाउंटिंग पीरियड में ही क्या हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, वो पूरी की पूरी यूज हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं. उसके बाद है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो बेनिफिट करेगा आपको, वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट करेगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. वन अकाउंटिंग पीरियड को भी मान के चलिए कितना है, एक साल. अगर आपका कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर एक साल तक का बेनिफिट दे रहा है तो वो होता है रेवेन्यू. एक साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, आपने एसेट्स परचेज करे, हर एसेट का क्या होता है बेनिफिट आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है. फर्नीचर परचेज करके आए या फिर आप मशीन परचेज करके आए या फिर आप कार परचेज करके आए, तो ये सारा क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक चीज आपको और याद रखनी है, जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, कोई भी आपने नया एसेट खरीदा है या फिर आपने कोई सेकंड हैंड एसेट भी खरीदा हो, उस पे आपने जितना भी खर्चा किया है उसको यूज करने की सिचुएशन में लाने तक के लिए वो सारा का सारा खर्चा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने नई मशीनरी खरीदी, उसको आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा. ठीक है, तो जो आप इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करोगे वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसे ही इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको लेबर बुलाने पड़े तो लेबर को आपने पे करे वेजेस. तो जब भी आप नई मशीन को रेडी फॉर यूज तक की सिचुएशन में लाते हो, उससे पहले जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसे ही आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, उसमें आपका खर्चा हुआ ओवरहोल का. ओवरहोल क्या होता है, स्पेलिंग देखिए, OVER, ये सही से टाइप नहीं हो रहा, OVERHOHAUL. वो होता है आप कोई सेकेंड हैंड स्कूटी लेते हो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, उस स्कूटी को आप बेटर पोजीशन में लाने के लिए, यूज करने तक के लिए आप उसकी कुछ सर्विस वगैरह कराते हो, तो उसे कहा जाता है ओवरऑल का खर्चा. सेकेंड हैंड मशीन लेके या सेकेंड हैंड कोई भी फर्नीचर लेके उसमें आपने थोड़ा बहुत उसमें पेंट करा दिया या फिर आपने उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज करी है, ठीक है, कि वो अच्छा लगे और आप अच्छे से उसे यूज कर पाओ. सेकेंड हैंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, उस कमी को पूरा करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया वो भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स बोलते हैं इसे. एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और इरेक्शन. वही मशीन को जब तक रेडी टू यूज सिचुएशन तक लेकर आ रहे हो, सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब देखिए आपने कार खरीद ली, कार खरीदना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन हर साल आपको कार की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उसमें रिपेयर्स कराने पड़ेंगे, मेंटेनेंस करानी पड़ती है. जैसे आपके पास स्कूटी भी होगी तो हर 3-4 महीने में क्या करानी पड़ती है, उसकी सर्विस करानी पड़ती है और इंश्योरेंस लेना पड़ता है. ये खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के होते हैं. जो भी आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हो या फिर आप कोई भी
आपकी फैक्ट्री है उसमें आपने फिर से पेंट करा दिया। पेंट कराना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वो कैसा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब आप एसेट में कुछ अच्छी सी वैल्यू ऐड करते हो, उस खर्चे को आप क्या करते हो? कैपिटलाइज करते हो। लेकिन नॉर्मल रिकंडीशनिंग हो रही है, नॉर्मल रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, एनुअल इंश्योरेंस हो रहा है, ये जो नेचुरल खर्चे हैं जो हर साल होंगे, हर 3-4 महीने में आपको कराने पड़ेंगे ताकि आपके एसेट की कंडीशन क्या रहे? मेंटेन रहे। तो उन्हें क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एक्सपेंसेस हैं जो लगेंगे हमें रेवेन्यू, बट कौन से हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस incurred on repair and whitewashing for the first time on the purchase of an old building। कोई पुरानी बिल्डिंग थी, हमने खरीद ली, ठीक है, वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप उसमें कुछ भी रिपेयर्स कराते हो या वाइट वॉश कराते हो, उसको एक ढंग की जगह बनाते हो, उसके लिए चीज़ें करानी पड़ती हैं, तो वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वही आपने उसको रेडी कर लिया, पूरे रेडी करने तक, रेडी टू यूज़ होने तक जितना भी खर्चा हुआ आप सारा कैपिटलाइज करोगे। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर फिर से पेंट कराया उसमें, तो वो होगा रीपेंटिंग। वो पेंटिंग नहीं है, पहली बार नहीं हो रही, वो आपने बिल्डिंग खरीद ली, उसके बाद आपको 1 साल बाद लगता है इसकी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए मुझे हर साल इस पर पेंट कराते रहना पड़ेगा। अब जो हर साल पेंट हो रहा है वो तो रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन जब आपने इसको पहली बार खरीदा था, पहली बार आपने वाइट वॉश कराया, रिपेयर कराए, टूटी फूटी चीज़ों को ठीक कराया, वो तो आप उसको रेडी टू यूज़ बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, वेजेस पेड टू वर्कर। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के लिए आपने वर्कर को वेजेस पे करे, वो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट। थर्ड ये वाला है, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, फीस पेड टू द लॉयर, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। मैंने बोला ना, जब तक आप रेडी टू यूज़ नहीं कर देते, उससे पहले जितने भी खर्चे हैं, चाहे आपने लॉयर को पे किया, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, चाहे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी, ये सारे खर्चे क्या होते हैं? कैपिटलाइज होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। आपने एक एसेट को परचेज करने के लिए कुछ लोन लिया था, तो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो भी क्या होता है? एसेट का, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है और वो भी क्या होता है? कैपिटलाइज होता है, जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं हो जाता। रेडी टू यूज़ के बाद कोई आपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो कैपिटलाइज नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला नहीं होता। उसके बाद देखिए और क्या याद करना है? नेट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। फॉर्मूले हैं, एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस में परचेज रिटर्न माइनस करने हैं आपको। ओपनिंग स्टॉक उसमें एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक भी उसमें एडजस्टेड है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब जितना भी वापसी आया है वो माइनस कर दोगे। उसके बाद COGS, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। COGS क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा आपका? COGS। अगर आप नेट सेल्स में से COGS को माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है तो ग्रॉस लॉस। ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने पढ़ा है 2 टाइप के एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वाले जो ट्रेडिंग में आते हैं, इनडायरेक्ट वाले जो P&L में आते हैं। जो एक्सपेंसेस P&L में आते हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं, कौन से में? ऑपरेटिंग में और नॉन ऑपरेटिंग में, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट कौन से? P&L वाले 2 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग वाले और नॉन ऑपरेटिंग वाले। जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो ऑपरेटिंग वाले, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, डेली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग वाले। अब जैसे आपने कोई जगह रेंट पे ली, ट्रेडिंग में तो नहीं आता तो डायरेक्ट नहीं है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट भी आपको देखना है ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग कौन सा होता है? रेंट होता है, सैलरी होता है, ऑडिट फी होता है, बैड डेट्स होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जो बिजनेस में आपको लगता है कि ये खर्चे तो हो ही जाते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग खर्चे। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद देखिए एलडीआर क्वेश्चंस देख लेते हैं। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे में आपको करना है, आपको परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, क्या निकाल सकते हो? नेट परचेजेस। 10,000 में से 2,000 गए, 8,000 आ गई हमारी नेट परचेजेस। उसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपको निकालना है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 15,000 प्लस 8,000 माइनस 17,000, आपका आ गया एडजस्टेड परचेजेस 6,000 रुपये। इसके बाद दिया हुआ है आपको पावर एंड फ्यूल 2,000, फैक्ट्री रेंट 1,000, सैलरी 500। अब आपको दिख रहे हैं ये कौन से खर्चे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सीओजीएस कितना आएगा? सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,000 था, नेट परचेजेस अभी फर्स्ट में निकाली 8,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? सैलरी इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर एंड फ्यूल और फैक्ट्री एंड रेंट मैंने 5 याद करवाए हैं आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही आते हैं पेपर में, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, आप वैल्यू पुट करोगे, आपका सीओजीएस की वैल्यू आ जाएगी। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने गुड्स बेची हैं उसका उस पे कितना खर्चा किया, कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द गुड्स सोल्ड। जो एक्चुअल में गुड्स बिकी है उस पे कितना खर्चा हुआ है, सीओजीएस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेल्स और सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स निकाल लोगे। ठीक है, 25,000 में से 4,000 गए, 21,000 आ गई हमारी नेट सेल्स। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस सीओजीएस। ये याद करना है आपको। सीओजीएस क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस, मतलब जितने आपने सेल करी उसमें से खर्चा कितना था, खर्चा माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट आ जाता है। 21,000 में से 7,200 गए, 13,800। ठीक है, ये आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको भी ऊपर बताया, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे ऑपरेटिंग वाले खर्चे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी फर्दर डिवाइडेड हैं। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पीएनएल में आते हैं वो भी फर्दर 2 में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हमारा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे ही पीएनएल में जो इनकम आती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है और सारी इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ये याद रखना आपको, सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम जो आपके पीएनएल में है, आपके सिलेबस में है, वो कैसी है? नॉन ऑपरेटिंग है। और जो आपके पीएनएल में खर्चे आते हैं वो फर्दर डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग में भी और नॉन ऑपरेटिंग में भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। सबसे पहला है कैरेज आउटवर्ड, 200 रुपये। बिजनेस का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बिजनेस का खर्चा नहीं होता, एग्जैक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, आपने कुछ लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद डोनेशंस, बिजनेस के लिए नहीं है, मतलब सारा चीज़ें बिजनेस की ही है, बट बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली आपको लगता है इसका कुछ लिंक है डोनेशन करने का, नहीं है, तो ये होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस बाय फायर, आग लग गई, बिजनेस ऑपरेशन है क्या? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट, रेंट आपको देना पड़ेगा, आपने जगह लिए हुए, गोडाउन लिया हुआ है, तो ये होता है ऑपरेटिंग खर्चा। लाइटिंग, लाइटिंग चाहिए, बिना लाइट के कैसे काम करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑडिट फी, ऑडिट फी देखो हर साल आपको ऑडिट करवाना पड़ता है सीए से और उसको फी पे करनी पड़ती है, वो भी कंपलसरी है, बिजनेस ऑपरेशन है, आपको करना ही पड़ता है, इसलिए होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड, आपने रेंट रिसीव किया है तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। P&L में मोस्टली इनकम जो भी आएंगी वो कौन सी होंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आया था हमारा कुछ ऊपर, कितना आया था 13,800। अब इसमें से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो आपका क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्क करिए, 200, 1500, 2000, नहीं ये नहीं है, बस इतना ही है। कितना हो गया, 15 और 2 17, 17 और 2 17 और 2 हो गया 1900। तो आप 13,800 में से 1900 माइनस कर दोगे, ये 1100 भी तो है, कितना आ गया था 1900, 19 + 11 3000। तो 3000 रुपीज़ आप कर देंगे माइनस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,800। अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दो, और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यही है। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, उसमें से लेस कर दिए और खर्चे जो बच गए थे नॉन ऑपरेटिंग वाले, और ऐड कर दी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये आ जाता है आपका नेट प्रॉफिट। कितना है 10,600। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेना। आई थिंक दिस चैप्टर इज डन। एंड इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर जाना। आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, please like, share and subscribe and drop a comment with your review. I'll see you tomorrow with another video. Till then, bye. Take care.